Hello students. So today we are going to start our topic cost accounting. Okay. जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग आपके सीएमए इंटर के अंदर टोटल 150 मार्क्स की। आपका ग्रुप 1 जो है, ग्रुप 1 के अंदर ये है टोटल 100 मार्क्स की, एंड ग्रुप 2 की अगर हम लोग बात करें तो ग्रुप 2 के अंदर ये आपकी है 50 मार्क्स की, जो कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ पढ़ी जाती है। ओके, तो बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग को हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि आखिर हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ते क्यों हैं, क्या रीजन है कि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा हमें हमारी बैक क्लासेस को रिकॉल करना होगा। आपने आपके कॉमर्स के जब आपने पुट किया तो कॉमर्स के अंदर आप लोगों ने जो आपका सब्जेक्ट स्टार्ट किया वो सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग से, राइट। आपने जब कॉमर्स स्टार्ट किया, कॉमर्स कहाँ से स्टार्ट किया? अकाउंटिंग से। तो 11th क्लास के अंदर जब आप लोगों को पहली बार अकाउंटेंसी पढ़ाई गई तो उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कितने तरीके की होती है, अकाउंट्स कितने टाइप की होती है। तो आप मुझे बताएंगे अकाउंटिंग कितने तरीके की होती है? अकाउंटिंग होती है 3 टाइप्स की। अकाउंटिंग होती कितने टाइप्स की है? 3 टाइप्स की अकाउंटिंग होती है। अब वो कौन कौन सी अकाउंटिंग होती है अगर हम उसकी बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो हमने हमारी प्रीवियस जूनियर क्लासेस हैं, जूनियर क्लासेस मींस कॉमर्स की जूनियर क्लासेस की जब बात की जाती है तो वो आती है 11th एंड 12th। 11th की जब नॉर्मल बुक पढ़ी जाती है अकाउंट्स की, उसके अंदर हमें बताया जाता है कि जो अकाउंटिंग होती है वो 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले जो अकाउंटिंग हम लोग 11th एंड 12th के अंदर पढ़ के आते हैं वो होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड जो अकाउंटिंग हम लोग पढ़ते हैं वो होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। एंड जो लास्ट अकाउंटिंग होती है वो होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब काफी स्टूडेंट्स के माइंड में आ रहा होगा कि सर इसके अलावा भी तो हमने अकाउंटिंग के पार्ट्स पढ़े हैं, लाइक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, लाइक टैक्स अकाउंटिंग, लाइक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते आए हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते आए हैं। तो बेटा ये इन्हीं अकाउंटिंग का क्या होती है? पार्ट होती है। तो जो हम लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर अकाउंटिंग पढ़ी है वो स्पेशली हम लोगों ने कौन सी अकाउंटिंग पढ़ी है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो हम लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लासेस के अंदर अकाउंटिंग पढ़ी है वो कौन सी अकाउंटिंग पढ़ी है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हर पर्सन बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस करने के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। वैसे ही अकाउंटिंग को भी करने के कुछ क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो जब हमारे ऑब्जेक्ट्स को फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा नहीं कर पाता, जब हमारे ऑब्जेक्ट्स को फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा नहीं कर पाता तो उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम लोग दूसरी अकाउंटिंग पढ़ते हैं जिसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, हमारे जो ऑब्जेक्ट हैं वो ऑब्जेक्ट पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो उन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो अकाउंटिंग पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो सबसे पहले हमें यह पता होना जरूरी है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हमें ऑब्जेक्ट्स क्लियर हो गए तो जो हमारी नीड है उससे आगे कॉस्ट अकाउंटिंग की तो वो हमें क्लियरिफाई हो जाएगा कि रियल रीजन क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ने का। तो हम लोग बात करते हैं व्हाट आर दी पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बेटा जब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ फाइनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग को पढ़ते हैं, उसके पर्पस है,
वो पर्पस क्या है उसको पढ़ना है, तो उसको पढ़ने के लिए पहले हमें पर्पस पता होने चाहिए। किसके पर्पस पता होने चाहिए? कॉस्ट अकाउंटिंग के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पर्पस अगर हमें क्लियर हो गए तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हम लोग फाइनेंशियल अकाउंटिंग को क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पर्पस होता है, सबसे पहला पर्पस है आपका फॉर चेकिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोगों को क्या निकालना है? प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करना है, तो हम उसके लिए क्या पढ़ते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का अगर हमें पता करना है, फाइनेंशियल पोजीशन का अगर हमें पता करना है, तो उसके लिए भी हमें क्या पढ़नी होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़नी होती है। और एक थर्ड ऑब्जेक्ट होता है कैश का फ्लो चेक करने की, कि हमारे पास कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, उसे पढ़ने के लिए भी, उसको चेक करने के लिए भी हमें क्या पढ़ना होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब आप लोग मुझे बताएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या बनाना होता है? हमें एक स्टेटमेंट बनाना होता है। उस स्टेटमेंट का नाम क्या होता है बेटा? उस स्टेटमेंट का नाम होता है इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए हमें एक स्टेटमेंट बनाना होता है, जिस स्टेटमेंट का नाम क्या होता है? इनकम स्टेटमेंट। हमें हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता करना है, तो उसके लिए जो हम लोग क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। एम आई राइट और रॉन्ग? टेल मी फास्ट। यस, एकदम करेक्ट। कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का जब मुझे पता करना है, तो उस फाइनेंशियल पोजीशन का पता करने के लिए हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। बिजनेस के अंदर कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो चेक करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? बिजनेस के अंदर कैश को जो फ्लो हो रहा है, जो कैश आ रहा है और कैश जा रहा है, उसके लिए हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये आप अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होगा। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास दो मेजर चीजें होती है जिसके थ्रू हमारी इनकम का हमें पता लगता है। एक तो होती है आपकी इनकम, इसमें से आप सारे के सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तब जाके आपके पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट या फिर लॉस। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर दो पार्ट होते हैं बैलेंस शीट के। एक पार्ट में आप लिखते हैं आपकी सारी की सारी एसेट्स, और एक पार्ट के अंदर आप लिखते हैं आपकी सारी की सारी लायबिलिटीज। अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कैश कितना आ रहा है, और जब कैश के आने की बात करते हैं तो उसे बोलते हैं कैश इनफ्लो, और कैश के जाने की बात को हम बोलते हैं कैश आउटफ्लो। ओके, तो हम लोग अब डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं हमारे इनकम स्टेटमेंट का। हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग जा रहे हैं डिटेल एनालिसिस करने। किसका डिटेल एनालिसिस करने जा रहे हैं? हमारे इनकम स्टेटमेंट का। अगर मैं इनकम स्टेटमेंट की बात करता हूं, इनकम स्टेटमेंट, तो बेटा इनकम स्टेटमेंट के अंदर आपको कुछ चीजें याद रखनी है। कैसे बनता है? याद रखने की रिक्वायरमेंट तो है, ये हम लोग हमारी प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है। तो इनकम स्टेटमेंट के दो जो मेजर टॉपिक्स होते हैं, इनकम स्टेटमेंट के जो मेजर दो टॉपिक्स होते हैं, जो मेन थिंग्स है इनकम स्टेटमेंट की, वो कौन कौन सी है? एक तो आपकी इनकम, और एक आपके सारे के सारे एक्सपेंसेस। बिजनेस के अंदर आपको अगर प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है, तो प्रॉफिट का कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास क्या होने चाहिए?
आपको पता होनी चाहिए आपके बिजनेस के अंदर कितनी इनकम हो रही है और आपके बिजनेस के कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ओके, अगर मैं केवल इनकम की बात करूं तो इनकम भी टू टाइप्स की होती है। अगर मैं केवल इनकम की बात करूं तो इनकम भी कितने तरीके की होती है, टू टाइप्स की होती है। सबके माइंड में आ रहा है कि ये इनकम टू टाइप्स की कैसे होती है। एक तो होती है ऑपरेटिंग इनकम, एक तो होती है ऑपरेटिंग इनकम और एक होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एक होती है ऑपरेटिंग इनकम, एक होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? इनकम विच इज अर्न्ड, इनकम which is earned, just a second, income which is earned from customer। जो इनकम हम लोग किससे अर्न करते हैं, कस्टमर से अर्न करते हैं, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम। और जो इनकम नॉट अर्न फ्रॉम द कस्टमर, नॉट अर्न फ्रॉम कस्टमर। अब आप लोग मुझे एग्जांपल देने वाले हैं ऐसी कौन कौन सी इनकम होती है जो हम लोग कस्टमर से अर्न नहीं करते हैं और कौन सी इनकम कस्टमर से अर्न करते हैं। अगर इसको समझना है तो आपको पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा कि बिजनेस कितने तरीके से होता है। आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए आपके पास अगेन दो ऑप्शन, या तो आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर लो या फिर आप क्या कर लो, सेकंड ऑप्शन हो गया आपके पास सर्विसेज प्रोवाइड करना। अब जब गुड्स मैन्युफैक्चर की बात आ रही है तो बेटा गुड्स मैन्युफैक्चर का मतलब हो गया रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके किसके अंदर कन्वर्ट करवा लो, रॉ मटेरियल कन्वर्ट करके बना दो फिनिश गुड्स। मुझे कंप्यूटर बनाना है तो कंप्यूटर के लिए मुझे पहले प्लास्टिक की रिक्वायरमेंट होगी, चिप्स की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अलावा वायरिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो उन सबसे रॉ मटेरियल को मैंने मेरे कंप्यूटर को किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, फिनिश गुड्स में, उसको मार्केट के अंदर क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, तो इसकी मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूं। कन्वर्टिंग गुड्स and selling in the market, selling in market। सर्विसेज की बात करूं, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द पर्सन पब्लिक, प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू पब्लिक। पब्लिक को आपने सर्विसेज प्रोवाइड करा दी। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा हूं, एजुकेशन। सीए हो गया या सीएमए हो गया, वो आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, टैक्स की सर्विसेज। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आप सर्विस सेंटर जाते हैं मोबाइल फोन के, वो आपको रिपेयर करके देते हैं, तो वो भी तो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इन दोनों एक्टिविटीज से जो भी इनकम हमें अर्न होती है वो इनकम होती है हमारी बिजनेस इनकम। इन दोनों, एक तो या तो गुड्स को सोल्ड कर दो, गुड्स को सोल्ड करने के बाद, गुड्स को सोल्ड करने के बाद जो भी अमाउंट रिसीव होगा वो मेरी क्या हो गई, इनकम। ऐसे ही या तो गुड्स, अभी मैं आपको क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ, क्लासेस, आई एम प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज, ये आ गया एजुकेशन। ठीक है, और मैं इसके बदले से क्या लूंगा, फीस, तो वो फीस मेरी क्या हो गई, इनकम। ओके, अब हम लोग बात करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कि कस्टमर से चार्ज नहीं की जा सकती। कौन सी होती है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकती। मुझे ज्यादा इनकम हो गई, उस इनकम को मैंने बैंक के अंदर क्या कर दिया, डिपॉजिट करवा दिया। मुझे ज्यादा इनकम हो गई, उस इनकम को मैंने क्या किया, बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिया, बैंक ने मुझे रिटर्न में क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। तो क्या ये मेरे को कस्टमर से मिली, क्या नहीं मिली ना, ये मेरी बिजनेस का पार्ट थोड़ी है, ये मेरे नॉन बिजनेस का पार्ट है, तो इसलिए हो गई नॉन ऑपरेटिंग।
यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल इसका लिखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड। दूसरा, मैंने बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मैंने किया कि मैं रिलायंस लिमिटेड के क्या कर लेता हूँ, शेयर्स परचेज कर लेता हूँ। ईयर का एंड हुआ, ईयर के एंड में उन शेयर्स पे कुछ प्रॉफिट दिया रिलायंस लिमिटेड ने, तो जब भी शेयर्स के ब्याह पे जो भी अमाउंट रिसीव होता है उसे क्या बोलते हैं, डिविडेंड। जस्ट अ सेकंड, स्पेलिंग एरर। डिविडेंड रिसीव्ड। मेरी प्रॉपर्टी बहुत सारी है, उस प्रॉपर्टी को मैंने क्या दे दिया, रेंट पे दे दिया। बिजनेस नहीं कर रहा हूँ, चला तो इंस्टीट्यूट ही रहा हूँ मेरा, लेकिन इनकम तो हो रही है ना मेरे को, तो वो भी होगी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो ऐसी इनकम जो कि हम लोग कहाँ से अर्न करते हैं, जो हम लोग अर्न करते हैं कस्टमर्स से, वो तो होती है ऑपरेटिंग इनकम। जो भी इनकम हम लोग किससे अर्न करते हैं, कस्टमर से अर्न करते हैं, वो तो होती है ऑपरेटिंग इनकम। और जो हमारे बिजनेस से अर्न ना होते हुए कहाँ से अर्न होती है, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज से अर्न होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर कौन कौन से बेस होते हैं इनकम स्टेटमेंट को बनाने के। एक तो होती है इनकम, एक होते हैं एक्सपेंसेस। ये दोनों के दोनों बेटा टू टाइप्स के होते हैं, एक तो ऑपरेटिंग और एक नॉन ऑपरेटिंग। अब जैसे एक्सपेंसेस टू टाइप्स के होते हैं, इनकम टू टाइप्स की होती है ना, वैसे ही एक्सपेंस भी टू टाइप्स के होते हैं। ये ए में तो हो गई आपकी ऑपरेटिंग, और बी आपकी हो गई नॉन ऑपरेटिंग। बेटा आपको क्या सेल कर रहा था मैं, कंप्यूटर सेल कर रहा था। अब कंप्यूटर सेल करना है तो पहले रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कंप्यूटर सेल करना है तो पहले क्या करना होगा, जो प्लास्टिक सभी को असेंबल करना होगा, असेंबल करने के बाद ही तो मैं मार्केट में सोल्ड करने के लिए जाऊंगा ना। उससे पहले जा सकता हूँ क्या, नहीं जा सकता ना। तो जब कभी भी बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो उसको ऑपरेट करने में हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया मटेरियल, मटेरियल आ गया। मटेरियल आने के बाद वेजेस तो देनी पड़ेगी ना लेबर को, लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट के बाद फैक्ट्री के अंदर होगा ना ये काम पूरा का पूरा, तो फैक्ट्री के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लग गई, फैक्ट्री के अंदर रेंट लगा, मशीन्स हो गई, ये सारा का सारा आता है फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर। प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, ऑफिस ओपन करके बैठूंगा, एक हो गया आपका ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। बेटा टीवी पे ऐड देखते हो एचपी के कंप्यूटर्स का, देखते हो या नहीं देखते हो, परफेक्टली देखते हो, हमेशा देखते हो। तो वो एडवर्टीजमेंट भी तो करते हैं, अगर वो एडवर्टीजमेंट करते हैं तो वो भी प्रोडक्ट की ऑपरेटिंग कॉस्ट का ही तो पार्ट हुआ, तो सेलिंग एक्सपेंसेस। ये सारी हमारी क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, विच इज। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं, ऑपरेटिंग इनकम विच इज चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, विच इज रिसीव फ्रॉम द कस्टमर। एक्सपेंसेस which is charged directly from the customer, which is charged from customer. ओके, प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट को मार्केट में सोल्ड करना है, प्रोडक्ट सोल्ड करने से पहले प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए मुझे मटेरियल चाहिए, मुझे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट है। कौन सी जगह पे बैठ के करूंगा, फैक्ट्री के अंदर करूंगा। प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया, रेडी हो गया तो पहले उसको ऑफिस वगैरह में एडमिनिस्ट्रेशन में डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होगा, बाद में मुझे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस होंगे। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो कि मैं डायरेक्टली किससे चार्ज करता हूँ, कस्टमर से चार्ज करता हूँ। ये सारे एक्सपेंसेस मैं किससे चार्ज करता हूँ, कस्टमर से चार्ज करता हूँ। तो ये कौन से एक्सपेंसेस हो गए, कस्टमर हो गए। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसकी डेफिनेशन तो आपको पता ही है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की, तो इजीली
which is charged on the customer, which is not charged on the customer. From customer. अब आप इसका एग्जांपल देंगे मुझे, नॉट चार्ज ऑन द कस्टमर से कौन कौन से होते हैं? सुनिए, बिजनेस रन करना है, बिजनेस रन करने के लिए मैं गया मार्केट से लोन लेकर के आया, तो कस्टमर को बोलूंगा मैं लोन लेके आऊं तो उसका इंटरेस्ट का अमाउंट बोलूंगा क्या? नहीं ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये कस्टमर से आप डायरेक्टली चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही कुछ एसेट्स होती हैं जिनके ऊपर राइट ऑफ होती है। कुछ एसेट्स क्या होती है? राइट ऑफ होती है। इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू क्या होती है? राइट ऑफ। क्या उसका पैसा आप कस्टमर से लेते हैं? नहीं ले सकते, डायरेक्ट वे में नहीं ले सकते। उसके अलावा आपने काफी एक्सपेंसेस पढ़े हैं आपकी प्रीवियस क्लासेस के अंदर, ड्राइंग्स हो गई, ठीक है। अब मेरा कुछ प्रोडक्ट क्या हो गया, लॉस हो गया प्रोडक्ट का, तो उसे क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल लॉस। ये आप कस्टमर से डायरेक्टली नहीं ले सकते। ले सकते हो? नहीं। तो ये सारे के सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग। और जो ये एक्सपेंसेस हम लोगों ने पहले लिखे, ये सारे के सारे कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर? अब बेटा आप समझिएगा इनकम स्टेटमेंट के बारे में। इनकम स्टेटमेंट बनता कैसे है आखिर? उसको हम लोग दो तरीके से बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट को हम लोग दो तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले जो नॉर्मल हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, पढ़े हुए हमारे दोनों हैं, लेकिन उसका हम थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करने हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लेते हैं सेल्स। क्या लेते हैं? सेल्स। सेल्स में से हम लोग लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। जब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग लेस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या लेस करते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हमारे पास क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें से जब आप लोग लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड करते हैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तब जाके आपके पास आता है नेट प्रॉफिट। इसमें से आप लोग लेस करते हैं टैक्स को, तब जाके आपके पास आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आप मुझे जान से बताएंगे कि क्या इनकम स्टेटमेंट इसी तरीके से बनता है? जल्दी से बताएंगे, क्या इनकम स्टेटमेंट इसी तरीके से बनता है या नहीं? एकदम करेक्ट, इनकम स्टेटमेंट ऐसे ही बनता है। तो बेटा जो ये इनकम स्टेटमेंट है ना, इसको बनाने का मेन काम कौन करता है? ये काम होता है सीए का। ये काम किसका होता है? सीए का। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक का कैलकुलेशन करता है ना, वो कौन करता है? सीए। ओके, स्पेशलिस्ट बोला जाए तो कौन करता है? सीए। अभी तो आप बोलेंगे सर ये तो हम लोग ही करते हैं बेटा, लेकिन इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, कितना टैक्स पे होगा, किस तरीके से होगा, ये सारा का सारा काम किसका होता है? सीए का। एक स्पेशलिस्ट की अगर हम लोग बात करें, इसको बेटा हम लोग एक अलग तरीके से भी बना सकते हैं। बना क्या सकते हैं? बनाते आए हैं सेल्स। प्रोडक्ट को सेल करो, इस सेल में से उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करो। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है? हमने अभी भी पढ़ा था, मटेरियल कॉस्ट आती है, लेबर कॉस्ट आती है, फैक्ट्री कॉस्ट आती है, और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आती है, एंड सेलिंग कॉस्ट आती है, ठीक है।
सेल्स में से मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट प्लस इन सबको ऐड कर लो। तो जो इसकी बात कर रहा हूँ ना पर्टिकुलर, ये जो सारे के सारे एक्सपेंसेस आपके सामने आए, ये क्या होती है? प्रोडक्ट की ऑपरेटिंग कॉस्ट। ओके, जब इसको हम लोग लेस कर देते हैं तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से आपको लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, ऐड करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, तो आपके पास आता है नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट में से लेस कर दो टैक्स को, तो आपके पास क्या आता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या आता है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है, राइट? अब बेटा सुनो, मैंने बनाया एक माउस। मुझे क्या बनाना है? एक माउस। तो एक माउस बना ही देते हैं पहले। कैसे बनता माउस? ये हो गया एक लेफ्ट बटन, एक हो गया राइट बटन, एक वायर निकली हुई और होती है। ये कंप्यूटर से होगा कनेक्ट। अब एक बात बताओ, ये है हमारा माउस। इस माउस को हम लोग नाम दे देते हैं GSC माउस। छोटा है, होते भी तो माउस छोटे ही है, ठीक है? ओके, GSC माउस। अब इस माउस को बनाने के अंदर क्या क्या लगेगा? सबसे पहले लगेगा प्लास्टिक। सबसे पहले क्या लगेगी? प्लास्टिक। प्लास्टिक के लगने के बाद वायर, कुछ चिप आएंगी। माउस के अंदर बॉल लगी हुई होती है, जैसे लेजर वगैरह, लेजर होती है। पहले बॉल लगी हुई होती थी, अब क्या लगी हुई होती है? लेजर। ये मेरा माउस बनके हो गया रेडी। इनके अलावा मुझे वेजेस देनी पड़ेगी एम्प्लॉइज को। जहां पे बैठ के मैं बिजनेस करूंगा, जहां से मैन्युफैक्चरिंग होगी फैक्ट्री। फैक्ट्री में बन करके मटेरियल रेडी हुआ, तो अब मेरे को डीलिंग करनी है, अलग अलग मीटिंग्स वगैरह होंगी, वो कहाँ पे होंगी? ऑफिस के अंदर। सब कुछ रेडी। अब GSC माउस एकदम न्यू कंपनी है, इसका क्या करना पड़ेगा? एडवर्टीजमेंट तो सेलिंग कॉस्ट। तो इन सब की जो कॉस्ट थी ना, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये माउस की कॉस्ट की बात करूं तो मुझे कितने का पड़ रहा है? 800 रुपए की इसकी क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब मैं चाह रहा हूं मार्केट में जब मैं इसको सेल करने के लिए जाऊं ना, तो मार्केट में सेल करने के लिए मुझे कम से कम प्रॉफिट अर्न कितने का होना चाहिए? 25%। समझिएगा अच्छे से। प्रोडक्ट की कॉस्ट कितने की है? प्रोडक्ट की कॉस्ट है 80 रुपी, 800 रुपी की। मुझे प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट कम से कम कितने का अर्न करना है? 25%। तो 800 का 25% होता है 200। तो मैं मार्केट में प्रोडक्ट को कितने में सेल करना चाहता हूँ? मैं प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ 1000। डिसीजन हुआ, सेल प्राइस डिसाइड कर लिया गया कि प्रोडक्ट कितने में सेल होगा आपका अल्टीमेट? 1000। ओके, मैंने सेल किया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हुआ सेल 1000 में। इसमें से मैंने प्रोडक्ट की कॉस्ट को लेस कर दिया 800। हाँ जी, मुझे प्रॉफिट कितने का हो गया? 200 रुपये। बाद में मुझे ध्यान आ रहा है इतना बड़ा बिजनेस चला रहा हूँ, तो बिजनेस के अलावा भी तो एक्सपेंस हो रहे हैं ना मेरे। बिजनेस चला रहा हूँ तो भाई मैंने लोन ले रखा था, उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। तो ओवरऑल मैंने चेक किया तो पर माउस के ऊपर वो इंटरेस्ट, एबनॉर्मल लॉस, सब कुछ देखा, तो कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लग गए 90 रुपी के। तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? देखा जाए तो 110। ये तो गड़बड़ हो गई मेरे साथ। मुझे कम से कम कितने रुपए का प्रॉफिट अर्न करना था? 200 रुपी का, लेकिन प्रॉफिट अर्न केवल कितने का हुआ?
110 रुपये। अब मैंने डिसाइड किया कि भाई 800 रुपये की तो नॉर्मल कॉस्ट और 90 रुपये की नॉन ऑपरेटिंग, तो टोटल प्रोडक्ट कितने का हो गया? 890 का कॉस्ट। मेरी कॉस्ट टोटल कितने की हो गई? 890। ठीक है, अब 200 रुपए का मैं प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, तो टोटल कितने हो गया? 1090 रुपये। कस्टमर आया, कस्टमर को माउस सेल कर रहा हूं, तो कस्टमर को बोला मैंने 1090 का प्रोडक्ट है, लेना हो तो लो वरना जाओ। अब कस्टमर पूछेगा कि आप किस बियाफ पे मुझसे 1090, आप कोचिंग में जाते हैं पढ़ने के, तो पूछते हैं ना किस बियाफ पे आप पूरी 80,000 90,000 हमें हमसे फीस चार्ज कर रहे हैं। वैसे ही कस्टमर ने मुझसे पूछा कि अब आप मेरे को डिटेल में एनालाइज करके बताओ कि आपने प्रोडक्ट किस तरीके से चार्ज किया है, कॉस्ट किस तरीके से लेना है। ठीक है, बैठे हम लोग बुक करके, हमने बोला प्रोडक्ट को जब मैंने बनाया तो मेरी टोटल कॉस्ट लगी 800 रुपीज। मैं कम से कम प्रॉफिट अर्न करना चाहता हूं इस प्रोडक्ट के ऊपर 200 रुपये का। इसके अलावा मेरी कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जो बिजनेस से रिलेट नहीं कर रहा है, कितने रुपए के? 90। तो इन सबका टोटल जो हुआ ये हुआ 1090। इस बियाह पे चार्ज करो। कस्टमर बोलेगा हम पागल थोड़ी है, वो हमें ऑफर करेगा कॉस्ट ले लो हमसे 800 रुपये की, हम देने को रेडी है। तुमने 800 रुपये के अंदर प्रोडक्ट बनाया है तो प्रॉफिट अर्न करोगे ही करोगे, ठीक है 25% अपना प्रॉफिट ले लो। तो प्रोडक्ट हमें कितने में सेल करो? 1000। प्रोडक्ट कितने में सेल करो? 1000 रुपये में हमें क्या करो? सेल करो। तो हमें अल्टीमेट प्रोडक्ट तो सेल करना पड़ेगा 1000 में, क्योंकि कस्टमर आपको ये 90 रुपीज जो है देने को रेडी नहीं होगा। तो बेटा जो एक्सपेंसेस कस्टमर से चार्ज किए जाते हैं वो तो होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और जो एक्सपेंसेस प्रॉफिट के अंदर से चार्ज किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन ऑपरेटिंग। कैसे? 1000 का प्रोडक्ट था, 800 में कॉस्ट थी, टोटल प्रॉफिट हो गया 200 का। इस 200 में से आपको खुद के अपने 90 रुपीज लेस करने होंगे, तब जाके आपको 110। तो ये तो आपने कस्टमर ने आपको डायरेक्टली दे दिया, और ये आपने प्रोडक्ट में से के प्रॉफिट में से क्या किया? लेस किया। तो वही चीज देखी, जो प्रोडक्ट कस्टमर से चार्ज किए जाते हैं, जो एक्सपेंसेस कस्टमर से चार्ज किए जाते हैं वो तो होते हैं ऑपरेटिंग, और जो कस्टमर से चार्ज नहीं किए जाते वो क्या होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग। तो बेटा जो हम लोग बार बार डिस्कशन कर रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट का, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट का कैलकुलेशन करने का स्पेशलिस्ट होता है सीएमए। और जो ओवरऑल प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट, इसका वर्क होता है, इसको कैलकुलेट करने का वर्क होता है सीए का। तो अगर आपको आके किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, साथ ही साथ आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट को क्या करना है? कंट्रोल करना है, या आपको सेल प्राइस को क्या करना है? फिक्स करना है। तो इन सभी के लिए अलग से ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरा नहीं कर सकती। इस ऑब्जेक्ट को अगर फुलफिल करना है तो उसके लिए हमें एक अकाउंटिंग पढ़नी होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बेटा जो ये कॉस्ट से रिलेटेड सारा का सारा वर्क होता है वो हम लोग पढ़ते हैं सीएमए के अंदर। और जो ये टैक्स वगैरह कैलकुलेशन हो गया, जो नेट प्रॉफिट वगैरह हो गया, ये सारा का सारा डिटेल डिस्कशन हमें कहाँ पढ़ाया जाता है? सी। बेटा अभी तो नॉमिनल है, दोनों के दोनों पर्सन वही कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन अगर हम लोग केवल स्पेशलिस्ट पर्सन की बात करते हैं तो उन स्पेशलिस्ट पर्सन के अंदर क्या आ जाता है? सीएमए कॉस्ट का पार्ट लेता है, एंड नेट प्रॉफिट वाला पार्ट किसका होता है? सीए का। होपफुली आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है इनकम स्टेटमेंट,
उसके अंदर नेट प्रॉफिट वाला पार्ट तो ऑटोमेटिकली हम लोग पढ़ते आए हैं, लेकिन जो कॉस्ट लग रही है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जो कॉस्ट लग रही है प्रोडक्ट को बनाने में, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर कंट्रोल कैसे लाया जा सकता है। अगर मैं प्रोडक्ट की मेरी कॉस्ट कितनी थी 800 रुपी, इसके अंदर मैं लेबर को कुछ पेमेंट कम करूं, अगर मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे कुछ एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर दूं, तो अगर ये 710 रुपी अगर आ जाए कॉस्ट, 1000 में सेल कर रहा हूं, 710 उसकी कॉस्ट आ जाए, तो मुझे ओवरऑल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 290 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 290 का प्रॉफिट हो रहा है मुझे, और 90 मेरे नॉन ऑपरेटिंग। तो बेटा बात फिक्स हो गई ना, अगर मैं इस कॉस्ट को कंट्रोल कर लेता हूं तो मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग किसके अंदर डिस्कस करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आज आपको एक ऑब्जेक्ट क्लियर कर दिया गया है कि किस तरीके से जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उससे फाइनेंशियल का ऑब्जेक्टिव जुड़ा हुआ है, लेकिन जो ऑपरेटिंग वाला पार्ट है ना ऑब्जेक्ट का, वो सारा का सारा किससे जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग से। ओके, चलिए अब हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक दूसरा ऑब्जेक्टिव है, हमें स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, चेकिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। अब बेटा फाइनेंशियल पोजीशन को पढ़ना है ना, उससे पहले आपके लिए एग्जाम्पल के थ्रू स्टार्ट करते हैं। आपके घर पे एक गेस्ट आया जिसके पास एक फोन था, आईफोन 13 प्रो। कितने का था भाई आईफोन 13 प्रो, अप्रोक्सीमेट 1,30,000। आया, आके घर आके बैठा, उसने अपना फोन सबसे पहले एक टेबल पे लाके रख दिया, टेबल पे लाके फोन को रखा। अब आपके घर पे 2-3 छोटे बच्चे थे, वो आए, उन्होंने वो फोन उठाया और उस फोन को कहां पे डाल दिया, एक टब था, फिश एक्वेरियम बोल सकते हैं हम लोग, उसके अंदर वो फोन को डाल दिया आईफोन को। अब इधर 2 पर्सन इन्वॉल्व हो गए, एक तो आप खुद और एक जिसका आईफोन है। अब बच्चे कहेंगे सर आईफोन तो वाटर प्रूफ है, राइट, वाटर रेजिस्टेंट है, लेकिन बेटा एक लॉजिक लीजिए, जब जिस पर्सन का वो 1,30,000 का फोन अगर आपने कहाँ डाल दिया, बच्चों ने टब में डाल दिया, तो जिसका फोन है उसको तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन आप वहां पे पीछे खड़े होते क्या हंसेंगे, देखो बच्चों ने किस तरीके से आईफोन को टब में डाल दिया, निकालेंगे अपना फोन, वीडियो को शूट करेंगे और अपनी रील्स रेडी करेंगे कि किस तरीके से बच्चों के थ्रू आईफोन को डाला गया पानी के टब में। पहला एग्जांपल, क्योंकि वो खुद, अब इसी चीज को अपोजिट लेना, अगर वो आईफोन खुद का होता दूसरे का नहीं होता, सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या होता, बच्चे को मारते चाटा, निकालने की बात छोड़ दो, आप क्या करते उस बच्चे को डांट लगाते और बच्चे को क्या मारते चाटा। खुद का है भाई, खुद का तो दुखेगा, दूसरे का है तो क्या हुआ, उससे तो रील्स बना ली हम लोगों ने। ठीक है, चलो अब ये एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं क्रिकेट के थ्रू। बचपन में हम क्रिकेट खेलते हैं, आप खेलते हैं, अभी भी खेलते हैं, एक पर्सन बैट लेके आता है, दूसरा क्या लेके आता है, बॉल। चलो भाई बॉलर बॉलिंग कर रहा है, बैट आपका है, बॉल उसकी है, बैट आपका, बॉल उसकी, आपने एक शॉट लगाया, बॉल गुम। अब आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है, बॉल किसकी है, सामने वाले की, अपने आप ढूंढ के लेकर के आएगा। लेकिन यही चीज अगर उस बैट बॉल के थ्रू आपका बैट अगर टूट जाए, तो प्रॉब्लम किसके लिए, आपके लिए या उसके लिए, आपके लिए। खुद की चीजें तो दुख होता है, दूसरे की चीजें तो कोई दुख नहीं होता हम लोगों को। ठीक है, अब बोलोगे सर एक कैसे एग्जांपल दे रहे हो इस टॉपिक के अंदर, बेटा वेट करो, देखो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन दो तरीके से होती है, ए एंड बी। ए तो हो गई स्ट्रॉन्ग,
बी हो गई वीक, राइट। एग्जाम्पल काफी नॉर्मल थे, लेकिन इससे काफी चीजें क्लियर होंगी, खुद की और बाहर। अब जब फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल पोजीशन का अगर आपको पता लगाना है ना, तो आपको दो तीन चीजें होती हैं आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट के थ्रू होती है। फाइनेंशियल पोजीशन का पता कैसे लगता है? आपकी बैलेंस शीट से लगता है। फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है बैलेंस शीट से। अब बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आती है? डेब्ट आती है, इक्विटी आती है एक साइड, तब जाके आके क्या होती है? टोटल लायबिलिटीज। क्या आती है आपकी? टोटल लायबिलिटीज। आपकी करंट एसेट्स आती हैं, आपकी फिक्स एसेट्स आती हैं, आपकी करंट एसेट्स आती हैं और आपकी फिक्स एसेट्स आती हैं, तो जाके बनती है टोटल एसेट्स। तो बेटा आपका बिजनेस सही चल रहा है या गलत चल रहा है, आपकी बिजनेस की पोजीशन कैसी है? अगर आपकी आउटसाइड इनसाइडर्स, इनसाइडर का मतलब हो गया आपकी इक्विटी। इनसाइडर का मतलब क्या होता है? इक्विटी। इक्विटी तो है ज्यादा और डेब्ट है कम, तो आपकी पोजीशन क्या होती है? स्ट्रॉन्ग। आपकी इक्विटी है कम और डेब्ट है ज्यादा, तो ये पोजीशन होती है वीक। अब आप बिजनेस चला रहे हो अपना, बेटा बिजनेस आप चला तो रहे हो, लेकिन अगर आप बिजनेस के अंदर खुद का मनी कम इन्वेस्ट करोगे, तो बाहर वाले लोग क्या बोलेंगे? खुद का मनी तो है लेस, मतलब इक्विटी तो है क्या? लेस। इक्विटी तो क्या है? लेस, बट डेब्ट है हाई। तो बेटा जो आपको एग्जाम्पल पहले दिए गए क्रिकेट की बैट और बॉल का, खुद की बॉल है तो दुख रहा है, खुद का बैट टूटा तो दुख रहा है, लेकिन दूसरे का है तो नहीं दुख रहा ना। ऐसे ही बाहर के लोग आपका कंपैरिजन करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्डिंग, कि खुद की इक्विटी ज्यादा है तो खुद की चीजों का तो वो केयर टेकिंग तो करेगा नहीं ढंग से, बाहर की डेप्ट है, दूसरों के भरोसे है, तो आप उसकी टेकिंग केयर करोगे ही नहीं। अगर खुद का मनी आपने ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब आपकी इक्विटी ज्यादा है, तो आप सबसे ज्यादा ध्यान कहां दोगे? अपने बिजनेस के अंदर दोगे ना। फोन गिराया आपका था तो जाकर के फोन को पहले निकाला, बच्चे रील वील तो बात की बात में गई, बच्चों को पहले डांटा। दूसरे का था, बच्चों को डांटने के बजाय आपने क्या किया? क्या किया आपने? बच्चों को डांटने के बजाय बल्कि हंस करके आपने रील बनाना स्टार्ट कर दी। तो एक लॉजिक है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो आप अपने बिजनेस को क्या करोगे? अच्छे से मैनेज करोगे। और अगर आपका बिजनेस क्या होगा? आउटसाइडर्स के बिहाफ पे है, तो आप अपना बिजनेस प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर पर्सन अपनी कॉस्ट को क्या करना चाहता है? कम। अगर खुद से इन्वेस्ट किया है ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट क्या होगी? कम। दूसरे से इन्वेस्ट करवाया है तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट वगैरह का पेमेंट करना होगा, राइट। तो फाइनेंशियल पोजीशन का पता तो हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग करा देती है, लेकिन इसके अंदर आउटसाइडर कितने हैं, इनसाइडर्स का इन्वॉल्वमेंट कितना है, इसका डिटेल एनालिसिस टोटल कॉस्ट का हमें कहां मिलता है पढ़ने के लिए? कॉस्ट अकाउंटिंग के। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो कैश कितना आ रहा है, कैश कितना जा रहा है, उसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये एक बेसिक दे दिया मैंने आप लोगों को कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और उसके अंदर क्या क्या कमियां होती हैं। अब हम लोग हमारे रियल टॉपिक के ऊपर चलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जस्ट अ सेकंड, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो हमने पहले ऊपर पूरा एनालिसिस पढ़ा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, उसी के थ्रू ही ये चीजें क्लियर होंगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, देखिए
सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का वो क्या होता है? कॉस्ट का कैलकुलेशन करना। क्या करना? कॉस्ट का कैलकुलेशन करना। हमने यही पढ़ा था, सबसे पहला ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कॉस्ट का कैलकुलेशन करना। सेकंड बताइए, उस कॉस्ट को कैसे कम किया जाए? तो कॉस्ट को क्या करना? कंट्रोल करना। कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया, अब आपका लास्ट के अंदर सेल प्राइस क्या होगा? तो उस सेल प्राइस का पता लगाना भी हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ ऑब्जेक्ट, कॉस्ट को कैलकुलेशन करने की टेक्निक्स क्या क्या हैं? तो कॉस्ट एज सर्टेन, उन कॉस्ट को क्या करना? एसर्टेन करने के लिए। और एक लास्ट होता है इसका ऑब्जेक्ट, डिसीजन, कि अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर दें? बिजनेस से क्या कर सकते हैं? आउट कर सकते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं किसके? कॉस्ट अकाउंटिंग के, जो कि हम लोग डिटेल एनालिसिस हमारी आगे वाली क्लास में करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।